morning student. Beta, this one is your 8th lecture for the chapter first, and I think this one is your finally last lecture. Okay, so let's begin our lecture, beta. Today I am going to explain you type specimen. ठीक है ना, व्हाट आर स्पेसिमेन, स्पेसिमेन क्या होते हैं. ठीक है, तो देखो जब भी हम स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे अगर हमारे पास वही सेम ऑर्गेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है वो, ठीक है ना, चाहे वो स्टफ्ड फॉर्म में हो या फिर उसकी जो है हमारे पास हर्बेरियम शीट के ऊपर हो या किसी भी फॉर्म में हो. ठीक है, जब हमारे पास ओरिजिनली वो ऑर्गेनिज्म है बट डेड कंडीशन में, लिविंग नहीं कहेंगे हम, डेड कंडीशन में है, तो उसको उस ऑर्गेनिज्म का या उस क्लास का क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे. ठीक है, और स्पेसिमेन कहा जाता है. ठीक है ना, इनकी प्रिजर्वेशन की जाती है स्पेसिफिक प्रिजर्वेशन जार के अंदर या कई बार स्टफ्ड फॉर्म में इनको रखा जाता है. बताएंगे आगे क्या क्या होता है स्पेसिमेन में. स्पेसिमेन बस ये मान लो जैसे एक कॉपी, किसी भी चीज की एक कॉपी. ठीक है, जैसे आपको कोई भी पर्सन अगर कुछ बेचने के लिए आ रहा है तो वो अपना एक स्पेसिमेन अपने पास रखता है आपको दिखाने के लिए, है ना, ओरिजिनल प्रोडक्ट की एक कॉपी अपने पास रखता है. तो दैट इज अ स्पेसिमेन. ओरिजिनल चीज की कोई भी एक कॉपी अगर आपके पास है, डेड फॉर्म में है, लेकिन उसे क्या कहोगे बायोलॉजिकली, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिमेन कहेंगे. ठीक है, तो अब हमारे पास स्पेसिमेन की बेटा अलग अलग टाइप्स हैं जिनके हमने नाम बदल दिए. हालांकि बहुत ही रेयर यहाँ से क्वेश्चन आता है, बट क्वेश्चन अगर आएगा तो वो बाउंसर फॉर्म में आएगा, है ना, और हमें तो हर तरीके से रेडी रहना है, हर टाइप की बॉल के लिए रेडी रहना है ना. तो देखो होलोटाइप, होलोटाइप का मतलब देखो आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब तक आपने उसको स्पेसिमेन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है, आपने उसकी माउंटिंग ऑन हर्बेरियम शीट नहीं की है या फिर आपने उसको स्पेसिमेन डिक्लेयर नहीं किया, तब तक तो वो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है. बट एक बार आपने उसको क्या कह दिया कि दिस वन इज स्पेसिमेन, है ना, उसमें आपने उसकी स्टफिंग कर दी या उसको प्रिजर्वेशन जार में डाल दिया या उसकी माउंटिंग कर दी हर्बेरियम शीट के अंदर, तब बेटा आप उसे क्या कहोगे, होलोटाइप. क्या कहोगे, उस स्पेसिमेन को, ओरिजिनल स्पेसिमेन को क्या कहा जाता है, होलोटाइप. ठीक है, जिसका नाम हम दे देते हैं, नॉमेनक्लेचर हो जाता है उसका, तो नॉमेनक्लेचर टाइप बोलते हैं इसको. ओरिजिनल टाइप का एक नॉर्मल कॉपी. ठीक है, आइसोटाइप. आइसोटाइप अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म को आप करके रखोगे प्रिजर्व. ठीक है ना, क्योंकि आपको बहुत जगह उसको सप्लाई करना है, प्लस आपको कहीं वो डैमेज ना हो जाए. ठीक है ना, तो इस चीज को भी बेटा आपको हमेशा माइंड में रखना है. तो इसीलिए क्या होता है, हम इसकी डुप्लीकेट्स भी रखते हैं. तो जितने भी डुप्लीकेट हैं होलोटाइप के, उन सभी को क्या कहेंगे, आइसोटाइप. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पैराटाइप. पैराटाइप मतलब जब आप ओरिजिनल कॉपी उसकी रेडी कर रहे थे, उसी टाइम पे किसी और को, यानी कि आपने ओरिजिनल किसी प्लांट को, ऑर्गेनिज्म को जो है होलोटाइप में कन्वर्ट किया, उसी के साथ कोई और ऑर्गेनिजम्स भी आप उस स्पेसिमेन की फॉर्म में डाल रहे हो. ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे पैराटाइप. ठीक है, एनी अदर स्पेसिमेन डिस्क्राइब्ड अलोंग विद होलोटाइप. होलोटाइप के साथ कोई और ऑर्गेनिज्म अगर आपने डिस्क्राइब किया है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिनटाइप. सिनटाइप क्या है, एनी वन ऑफ द टू और मोर स्पेसिमेन साइटेड बाय ऑथर व्हेन देयर इज नो होलोटाइप. ठीक है, मतलब कि जब आपके पास दो या दो से ज्यादा स्पेसिमेन, जब ऑथर ने स्पेसिमेन बना रहा था तो उसने दो या दो से ज्यादा स्पेसिमेन वहां पे बनाए. ठीक है, डिक्लेयर किए या उसने उनको डेजिग्नेट किया कि ये स्पेसिमेन बनाए. तो एक जिसके बारे में उसे जो स्पेसिमेन उसका मेन स्पेसिमेन था, उसके साथ साथ जो दूसरे स्पेसिमेन उसने लिए थे, ठीक है ना, उस मेन स्पेसिमेन को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, ठीक है ना, उसको तो हमने क्या नाम दिया, पैराटाइप. लेकिन कह रहा है सिनटाइप, जब हम उस एक को कंसिडर ना करके दूसरा कोई और स्पेसिमेन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना, होलोटाइप को छोड़ के दूसरा कंसिडर कर रहे हैं, बाकी सभी को मिलाकर क्या बोलोगे, पैराटाइप. लेकिन उसमें से भी किसी एक को आप कंसिडर कर रहे हो होलोटाइप को छोड़ के, दैट इज नोन एज योर सिनटाइप. नेक्स्ट इज लैक्टोटाइप. लैक्टोटाइप में क्या होता है, मान लो किसी कारण से होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसकी जगह पे आप उसकी आइसोटाइप यूज कर रहे हो. ठीक है, तो व्हाट एवर दैट यू आर यूजिंग इज
नोन एज लैक्टोटाइप। ठीक है, और देखो आइसोटाइप में और लैक्टोटाइप में कंफ्यूज मत हो। जब हम आइसोटाइप को होलोटाइप की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं कि पहले वो आइसोटाइप था, अब उसको आपने आइसोटाइप की जगह क्या कर दिया है, आपने उसको होलोटाइप बना दिया। ठीक है, तो अब जो नया होलोटाइप बना उसको होलोटाइप नहीं कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लैक्टोटाइप। क्लियर? ठीक है ना। इसके साथ साथ बेटा नेक्स्ट इज योर नियोटाइप। नियोटाइप क्या है बेटा? When holotype and original plant has been destroyed, then plant belonging to same species is placed on herbarium sheet। मतलब जब आपका होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो जाए या ओरिजिनल प्लांट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है ना, और उस केस में आपके पास कोई आइसोटाइप भी नहीं है, ठीक है ना बेटा, तो उस केस में क्या होगा, आप सेम स्पीसीज का कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जब ले रहे हैं, कहने का मतलब नया जब आप हर्बेरियम शीट पे सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म नया लगा रहे हैं, ठीक है, कोई आइसोटाइप नहीं है आपके पास, ठीक है ना, तो इन दैट केस दैट न्यूली फॉर्म्ड स्पेसिमेन इज नोन एज नियोटाइप। नियो का मतलब न्यू बर्थ। ओके, नेक्स्ट वन इज बेटा टोपोटाइप। ठीक है ना, टोपो का मतलब देखो, हमेशा टोपोलॉजिकल वर्ड, टोपो वर्ड किसके लिए होता है, जियोग्राफिकल एरिया के लिए। तो मतलब क्या है इसका, इट इज द नेम गिवन टू अ स्पेसिमेन, किसी भी एक स्पेसिमेन को जब नाम दिया गया है, कलेक्टेड फ्रॉम द सेम लोकेलिटी फ्रॉम विच द होलोटाइप वाज ओरिजिनली कलेक्टेड। मतलब मान लो आपने एक जगह से कोई ब्रिंजल जो है, ब्रिंजल को कलेक्ट किया और उसी जगह से बेटा आपने टमाटो कलेक्ट किया, ठीक है, तो उन दोनों स्पेसिमेन को आपस में टोपोटाइप बोलेंगे। आई बात समझ में? यानी कि सेम जियोग्राफिकल एरिया से जब आप 2 या 3 स्पेसिमेन एक साथ ले रहे हो तो उसको टोपोटाइप कहा जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ टाइप स्पेसिमेन। क्लियर? और रेयरली ही क्वेश्चन आता है बेटा, लेकिन आ जाएगा तो कंफ्यूज रहोगे, सोचोगे मैडम ने नहीं पढ़ाया, इसलिए पढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स में क्या आता है, बोटैनिकल गार्डन। तो देखो अभी तक हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, हमने प्लांट्स में हर्बेरियम पढ़ा है ना, हर्बेरियम शीट के ऊपर जब हम प्लांट के स्पीसीज को रखते हैं, कैसे बनाते हैं हर्बेरियम, हमने वो देखा, ठीक है ना, और हर्बेरिया के अंदर उसको प्रिजर्व करते हैं। तो अब क्या है, ये डेड स्पीसीज थी, ठीक है ना, क्या थी, ये डेड फॉर्म में था आपका प्लांट, लेकिन अगर हम लिविंग फॉर्म में प्लांट्स की कंजर्वेशन कर रहे हैं, प्रिजर्व नहीं कहोगे, अब यहाँ पे कंजर्वेशन कहोगे, एक पर्टिकुलर जगह पे आपने एरिया, साइंटिफिकली एक एरिया डिजाइन किया है जिसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट्स को लगा रहे हो और उनकी कंजर्वेशन कर रहे हो ताकि आप उनकी स्टडी कर सको, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम, बोटैनिकल गार्डन कहेंगे। आई बात समझ में? और बोटैनिकल गार्डन भी हम बनाएंगे, अपने स्कूल में बनाएंगे बेटा, ठीक है। बोटैनिकल गार्डन में क्या होता है बेटा, आप जो प्लांट लगा रहे हो उस प्लांट में किसने लगाया, कब लगाया, ठीक है ना, इसके अलावा उसका साइंटिफिक नेम, उसका लोकल नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, सब कुछ एक बोर्ड पे लगा के वो वहीं लगा दी जाती है, ठीक है। मौका मिलेगा तो कभी कोई ना कोई बोटैनिकल गार्डन आपको दिखा के लाएंगे, या स्कूल में भी हम कोशिश करेंगे ऐसा बनाए, ठीक है ना। तो बोटैनिकल गार्डन क्या है बेटा, लिविंग हर्बेरिया है एक तरीके से, एंड इट इज अ साइंटिफिकली प्लान्ड एरिया फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग प्लांट स्पेसिफिक। अब इसको बेटा एक्स-इन-टू कंजर्वेशन भी बोलते हैं। 2 टाइप की कंजर्वेशन आप 12th क्लास में पढ़ोगे, एक्स-इन-टू और इन-सिटू कंजर्वेशन। इन-सिटू यानी ऑन साइट कंजर्वेशन, जहां जो प्लांट नॉर्मली लगता है अपने नॉर्मल कंडीशन में, वहीं पे उसकी देख रेख करना, उसको बाकी उसके साथ कोई छेड़खानी ना करना, तब तो इन सिटू ऑन साइट कंजर्वेशन। बट यहाँ क्या कर रहे हैं हम, ऑफ साइट कंजर्वेशन, हम उसको उसकी ओरिजिनल जगह ना लगा के एक अपने अकॉर्डिंग एक रिक्वायर्ड जगह पे क्या कर रहे हैं, उसको प्लांट कर रहे हैं,
ठीक है। तो उसको उसकी नॉर्मल नेचुरल साइड से हटा के आपने अपनी जगह पे उसको लगाया है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन, ठीक है। अब देखो बोटेनिकल गार्डन की एप्लीकेशंस की जहां तक बात है तो बेटा देखो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज है, यानी कि ऐसी प्लांट स्पीसीज जिसको कोई खतरा है, ठीक है, जिसके हमारे पास कम ही ऑर्गेनिज्म बचे हुए हैं और हमें उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो हम उसको बोटेनिकल गार्डन में जो है कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हो सके तो हम बोटेनिकल गार्डन में उनको रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा रॉ मटेरियल का काम करता है रिसर्च के अंदर, ठीक है ना। तो बेटा मैंने रिटर्न फॉर्म में आपको वहां दे दिया आपके नोट्स के अंदर। एग्जाम्पल के लिए जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन है इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन है लखनऊ के अंदर, इंडियन बोटेनिकल गार्डन है दैट इज एसोसिएटेड विद विलियम रॉक्सबर्ग, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहते हैं, ठीक है ना। तो बोटेनिकल गार्डन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्या है आपका म्यूजियम, ठीक है ना। म्यूजियम क्या है बेटा, आपको भी पता होगा, जहां पे हम प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी जगह जो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल की प्रिजर्वेशन के लिए ही होती है, ठीक है। ध्यान रखना दोनों ही डेड फॉर्म में होंगे, पहली बात, ठीक है। और देखो डिफरेंस क्या है अभी तक बेटा, जैसे आपने पढ़ा है किसके बारे में, हर्बेरियम, वहां पे सिर्फ प्लांट की बात की जाती है, बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट की बात की जाती है, म्यूजियम में नॉन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको प्रिजर्व किया जाता है। जब भी वर्ड प्रिजर्व आए मतलब कि आपका नॉन लिविंग कंडीशन में है, वो डेड कंडीशन में, ठीक है। जब भी वर्ड आए कंजर्वेशन तो वो लिविंग कंडीशन में, समझ में आया, ठीक है। तो म्यूजियम की जहां तक बात है बेटा, म्यूजियम है वो कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, मेन इसका पर्पस क्या है, स्टडी के लिए या एज अ रेफरेंस हम उसको यूज कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को, जैसे सपोज करो मुझे ह्यूमन स्केलेटन पढ़ाना है, तो मैं आपको दिखा के अगर पढ़ा रही हूँ तो आपको सारा का सारा जितने भी बोन्स है वो अच्छे से दिखाई देंगी और आप आसानी से याद कर सकते हो, है ना। तो फॉर स्टडी और रेफरेंस की फॉर्म में उसको लेते हैं हम, ठीक है। और बेसिकली हमें क्या क्या मिलेगा म्यूजियम में बेटा, या तो डायरेक्टली स्पेसिमेन मिलेगा प्रिजर्वेशन जार के अंदर। अच्छा, प्रिजर्व करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है कि वो उसमें से स्मेल ना आए, उसके लिए एक सॉल्यूशन लिया जाता है फॉर्मेलिन, ठीक है ना, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो डिकम्पोज ना हो। तो उसके डिकम्पोजिशन रेट को स्लो करने के लिए हम उसमें फॉर्मेलिन सॉल्यूशन यूज करते हैं। देखना, दिखाएंगे आपको प्रिजर्वेशन जार बेटा। इसके अलावा स्टफ्ड एनिमल्स, ठीक है। स्टफ्ड एनिमल क्या होता है, मान लो आपके पास कोई कैट है, ठीक है, और आपने क्या किया, वो कैट मर गई, ठीक है। मारना नहीं है, सपोज करो मर गई किसी कारण से, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको मारने का कोई भी राइट नहीं है बेटा, ठीक है ना। सपोज करो कोई भी ऑर्गेनिज्म आपकी आंखों के सामने मर गया है और आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रिजर्व करनी है उसकी स्किन, ठीक है, एज इट इज उसका स्ट्रक्चर, उसके स्किन सब कुछ आपको प्रिजर्व करना है। तो आप क्या करोगे, उसमें एक कट लगा के उसका सारा इंटरनल पार्ट बाहर निकाल के, और उसके अंदर क्या है जो है वेस्ट कंटेंट भर दिया जाता है, जैसे कॉटन भर दी, या फिर जनरली उसके अंदर भूसा जो स्ट्रॉ बोलते हैं वो भर दिया, ठीक है। और उसके ओरिजिनल शेप को मेंटेन कर दिया जाता है, जैसे ओरिजिनल शेप थी वैसी ही वो, ऑब्वियसली स्किन है तो सभी में एज इट इज, तो सारा कंटेंट वहां से निकाल के सिर्फ स्किन वगैरह को प्रिजर्व किया जाता है। तो दैट इज नोन एज स्टफिंग, स्टफ करना, भरना, ठीक है। तो देखो स्टफ्ड एनिमल्स भी हमारे पास मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा हम स्केलेटन्स का यूज कर सकते हैं। म्यूजियम में आपको अलग अलग स्केलेटन्स मिलेंगे, जैसे कैमल का स्केलेटन, ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन, रैबिट का, इस तरीके से स्केलेटन्स भी हम वहां पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखो अगर हम बात करें म्यूजियम की, तो म्यूजियम में बेटा प्लांट्स और एनिमल्स जिनकी हम क्या नहीं कर सकते, मतलब कुछ ऐसे प्लांट स्पेसिमेन है जिनको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हर्बेरियम के अंदर, जैसे आपकी एल्गी है, ठीक है। आप एल्गी को प्रिजर्व नहीं कर सकते किसमें, हर्बेरियम शीट पे, लेकिन आप एल्गी का कंटेंट अपने म्यूजियम में रख सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में। ऐसी कोन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, उसको भी आप अपने म्यूजियम में रख सकते हो।
नेक्स्ट क्या है बेटा, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क आप लोगों में से कईयों ने देखा भी होगा, जिसको नॉर्मली हम शॉर्ट फॉर्म में जू बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उनको ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मौका मिलेगा तो कभी दिखाएंगे आपको नेशनल पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली के अंदर जो है, ठीक है ना, वहां पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ही बड़ा एरिया है जिसमें आपका अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, एक नेचुरल एनवायरनमेंट उनके लिए रेडी किया जाता है। हालांकि हम उसे रेडी कर रहे हैं इसलिए आर्टिफिशियल बोल दिया, बट उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उनका नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं बेटा। ठीक है, जनरली प्लांट और एनिमल दोनों के ही स्पेसिमेन यहाँ पे हम प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जूलॉजिकल पार्क का क्या बेनिफिट है, ठीक है ना, तो क्या बेनिफिट है बेटा, कि एक तो हम ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी एनिमल है, प्लांट है, उसके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा बेटा ये एक्सीटू कंजर्वेशन का ही एक मेथड है। एंडेंजर्ड स्पीसीज को आप बचा सकते हैं, और कहीं ना कहीं टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। ठीक है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना कि हमारे पास इस टाइप की स्पीसीज है। आई बात समझ में? तो ये क्या है बेटा, कुछ आपने टैक्सोनॉमिकल एड पढ़े। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज क्या बोलेंगे उसे, टैक्सोनॉमिक कीज बोलते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है दैट वन इज योर टैक्सोनॉमिक की। टैक्सोनॉमिक की क्या होता है बेटा, की वो चीज जो ताले को खोले, है ना, दैट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज जस्ट अनलॉकिंग अ पर्टिकुलर लॉक, उसको की बोल रहे हो, है ना। तो टैक्सोनॉमिक की क्या है, टैक्सोनॉमिक की हमने बनाई हुई टैक्सोनॉमिक की, ठीक है, ये हमने बनाई हुई है क्या, ये देखो, अगर हम टैक्सोनॉमिक कीज को डिफाइन करना चाहें बेटा, ठीक है, तो ये क्या होती है, कुछ ऐसा एड जो स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करता है सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेस पे। ठीक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज गिवन बाय जॉन मेयर। कॉन्सेप्ट किसने दिया बेटा इसका, जॉन मेयर। ठीक है, और क्या होती है, एन एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ organisms on the basis of similarities and dissimilarities। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कर लेना, यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मतलब सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को ध्यान में रखते हुए आप किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और ध्यान रखना अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग क्या होता है आपका, जस्ट ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिक की होती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल टैक्सोन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, टैक्सोनॉमिक कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, मतलब यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब छानबीन करना, आई बात समझ में। तो एनालिटिकल इन नेचर है। इसके साथ साथ देखो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे आपको अगर कोई चीज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, तो आपके पास क्या होंगे बेटा, कुछ स्टेटमेंट होंगे। क्या होंगे, कुछ स्टेटमेंट। ठीक है, उन स्टेटमेंट में आपको क्या देखना है, उन स्टेटमेंट में देखना है कि आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो चीज प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो आपके पास क्या होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। हर स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, लेट। अभी समझाऊंगी मैं एग्जांपल देके। हर स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, लेट। और जब दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट हो, दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, उस दोनों के जो एक पेयर है उसको कहा जाता है कपलेट। समझने की कोशिश करो बेटा। देखो मान लो
आपके पास क्या है, आपके पास कुछ 5-7 ऑर्गेनिज्म है। जैसे आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो मैं पूरा एग्जांपल ही एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। आपके पास मान लो क्या है, आपके पास 4 फ्रूट्स हैं, ठीक है, और आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो फ्रूट कौन सा है, ठीक है। तो कैसे टैक्सोनॉमी की के अंदर कैसे आपको मिलेगा, मान लो एक तो आपके पास ऐसे ये इस शेप का कोई फ्रूट है, ठीक है, एक आपके पास इस शेप का कोई फ्रूट है ऐसे करके, ठीक है, एक आपके पास इस शेप का कोई फ्रूट है, ठीक है ना, एप्पल नहीं है ये, और एक आपके पास इस शेप का कोई ऐसे करके फ्रूट है। क्या है ये, बनाना है, बनाना का पूरा बंच है, ठीक है। ये 4 फ्रूट्स है। अब बेटा आपके पास जैसे पहला जो की है टैक्सोनॉमिक की, आपके पास स्टेटमेंट क्या रहेगा, ऐसे फ्रूट, ठीक है, ऐसे करके फ्रूट लिखा रहेगा, और इसमें आपके पास एक स्टेटमेंट है, फ्रूट प्रेजेंट इन बंचेस, गुच्छे में है, ठीक है, फ्रूट प्रेजेंट इन या प्रेजेंट सिंगली, ठीक है। तो इनमें से आपने अब क्या करना है, आप आइडेंटिफाई करोगे बंचेस में क्या क्या है बेटा, आपके पास एक तो बनाना है, ये वाले बनाना है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, ग्रेप्स है, ठीक, और एक सिंगल की फॉर्म में आपके पास मैंगो है, और दूसरा क्या है आपके पास, ऑरेंज। तो देखो ये स्टेटमेंट है आपके, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को लेड कहा जाएगा, और हर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, ठीक है, इन दोनों का, ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट है एक दूसरे के, तो इसको क्या कहा जाएगा, एक कॉन्ट्रास्टिंग, 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट के पेयर को हम कपलेट कहते हैं। आया समझ में, ठीक है। तो ये क्या है, कपलेट और लेड का केस है। अब देखो बेटा, ये तो था आपका फ्रूट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले जो पॉइंट्स है इनको कैसे लिखा हमने, 1A और 1B की फॉर्म में, ठीक है। 1A, ये इस वाले स्टेटमेंट को लिख देते हैं 1A, इस वाले स्टेटमेंट को लिख देते हैं 1B। अच्छा, अब इसके बाद इनको ऐसे करके गो टू पॉइंट सेकेंड, ठीक है, इसको भी क्या लिख दिया, गो टू पॉइंट सेकेंड, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। क्यों लिखा इसको आगे समझाती हूँ बेटा। अब सेकेंड पॉइंट पे हमें जाना है, यानी कि आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपको सेकेंड पॉइंट पे जाना है। तो 2 का A वाला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट का फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट लेड हम कह सकते हैं, सॉरी इसमें गो टू 3 डालो बेटा, इसको हम 2 में नहीं डाल सकते, अलग अलग हो जाएंगे, इसमें गो टू 3 डालो, ठीक है ना। तो देखो आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा वो ऊपर जो सेकेंड वाले हैं इनको लेकर है, ठीक है। तो देखो इसका, इसमें इन दोनों में फ्रूट, ठीक है, पील कैन बी इजीली रिमूव्ड, ठीक, और यहाँ पे सेकेंड A2 का सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रूट पील कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड। समझ में आया, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करो कौन सा कहाँ आएगा, ऑब्वियसली आपका बनाना कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा, समझ में आ रहा है, और ग्रेप्स कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हम एक स्टेटमेंट को एक पर्टिकुलर टाइप बोलेंगे, ठीक है, एक स्टेटमेंट को आप क्या बोलोगे, क्या लेड बोला जाएगा। समझ में आई बात, एक स्टेटमेंट को क्या बोलोगे बेटा, लेड बोला जाता है, और उसी का कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं आप, उसको हम दोनों को मिला के कपलेट बोलते हैं।
समझ में आया? ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है। अब जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गो टू 3, ठीक है, तो गो टू 3 में क्या लिखना है आपके पास? थर्ड स्टेटमेंट क्या रहेगा? थर्ड का ए पॉइंट, ठीक है। सीड देख लो आप, है ना, एक में क्या है? सिंगल सीडेड, और एक में लिख दो मल्टी सीडेड, मल्टी सीडेड। तो आपके पास दो थे, मैंगो और ऑरेंज, है ना, तो सिंगल सीडेड में क्या आ गया बेटा? मैंगो, और डबल मल्टी सीडेड में आपका आ गया ऑरेंज। तो ऐसे करके हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई थिंक आपको की समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या है आपका? टेक्सोनॉमिकल कीज का कॉन्सेप्ट है। अब देखो कीज जो होती हैं वो भी दो टाइप की होती है, ठीक है। कीज भी हायर लेवल पे आप पढ़ोगे, दो टाइप की होती हैं, आइडेंटेड और ब्रैकेटेड, ठीक है। आइडेंटेड एंड ब्रैकेटेड टैक्सोनॉमिकल कीज। टैक्सोनॉमिकल कीज इसकी बेटा दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो हो जाएगी आइडेंटेड और इंडेंटेड, सॉरी इंडेंटेड, और एक हो जाएगी ब्रैकेटेड। ब्रैकेटेड बेटा जो मैंने अभी आपको शो किया है, जहां पे जब स्टेटमेंट खत्म होता है वहां पे क्या होगा? आपको एक दूसरी चॉइस मिलेगी, ठीक है ना। तो इंडेंटेड में क्या होता है? हैज अ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे? हैज सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस इन टू स्टेटमेंट्स। बस दो ही स्टेटमेंट्स की फॉर्म में क्या रहेगा बेटा? आपके पास चॉइसेस रहती हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर्स। और यहाँ पे एक पर्सन की टेक्सोनॉमिक स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद फर्दर कोई ऑप्शन नहीं मिलता उसको, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ब्रैकेटेड कीज की बात करें, द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। यहां क्या है बेटा? चॉइसेस है। चॉइसेस कैसे? देखो, मान लो आप लीफ के बारे में पढ़ रहे हो, लीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो या फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो, तो अलग अलग चीजें ऐसे पूछी जाएंगी, है नहीं है नहीं है, ऐसे करके। तो आपके पास सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस होगा, ठीक है ना। आपको जस्ट क्या करना है? चॉइस है तो राइट पे जाओगे, और अगर नहीं है तो रॉन्ग पे, नो पे जाओगे, ठीक है। और ऐसे आइडेंटिफाई करते करते हम धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म में हमने क्या देखा कि भाई वो ऑटोट्रॉफिक है, नहीं है, तो ऑटोट्रॉफिक वाला पार्ट आप यस करोगे, और अगर हिट्रोट्रॉफिक है तो आप नो वाले पे चले जाओगे। ऑब्वियसली सेकंड उसका नो ही होगा, हिट्रोट्रॉफिक, ठीक है ना। अब सपोज करो वो ऑटोट्रॉफिक की बजाय हिट्रोट्रॉफिक है, तो हिट्रोट्रॉफिक में आपने आइडेंटिफाई क्या किया? नेक्स्ट, ब्लड इज रेड और नॉट रेड, है ना। तो ऐसे करके आपकी मतलब दो दो चॉइसेस रहेंगी, दो चॉइस में से कोई एक ऑप्ट करनी है आपको, और ऐसे करते 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 हम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस है दो स्टेटमेंट की फॉर्म में, यस और नो, प्रेजेंट और एब्सेंट। लेकिन यहाँ क्या है बेटा? यहाँ पे आपके पास होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं, इनमें अगर आपके पास मतलब अल्टीमेटली उसके राइट साइड पे सेकेंड नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी लिखा होता है। द ब्रैकेटेड नंबर ऑन द राइट साइड इंडिकेट्स द नेक्स्ट चॉइस, ठीक है। ब्रैकेटेड नंबर जैसे मैंने वहां पे 2 और 3 शो किया था, ब्रैकेटेड नंबर ऑन दी राइट साइड, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेक्स्ट चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे देखो अभी हमने देखा कि सिंगल सीडेड या मल्टी सीडेड, ऐसा तो नहीं लिखा कि सीड है या नहीं है,
है ना, प्रेजेंट एब्सेंट का नहीं लिखा, पील जो है वो कंप्लीटली इजीली रिमूव हो रही है या नॉट इजीली रिमूव हो रही है, तो आपको कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स मिलेंगे और राइट साइड पे आपको नेक्स्ट चॉइस का स्टेटमेंट जो है नंबर भी मिलेगा ब्रैकेट की फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट हैज बीन गिवन द नेम ब्रैकेटेड कीज। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा दो टाइप की कीज होती हैं। ठीक है, एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी में तो खैर टाइप्स नहीं दी है, बट इतना कर लो मेरी तरफ से बेटा ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है ना, फिर भी आपको लगता है कि कहीं कोई डाउट रह गया है या कुछ नहीं समझ में आया तो यू आर मोस्ट वेलकम इन योर डाउट क्लास। ओके, और ध्यान रखना सभी बच्चे, डाउट क्लास में हमने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है बेटा, तो बहुत कम ही बच्चे आते हैं डाउट क्लास लेने, लेकिन जो आ रहे हैं उनका बहुत फायदा हो रहा है और जो नहीं आ रहे हैं उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज इस चैप्टर के असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगी सिलेबस को ताकि आपका टाइम से सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, तो अब आपको असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा, आपको अपना टाइम निकाल के असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। ठीक है, आई बस समझ में रिविजन में सॉल्व करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बेटा, थैंक यू।